नहीं, नेहरू की तो बुद्धिहीन, वो तो हिंदू विरोधी था 100%। और नेहरू के लिए तो मुझे तो शर्म आती है कि वो नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक भी नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन एक्सपर्ट। जैसा कि आपको पता है, राम मंदिर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और ये कयास लगाया जा रहा है कि राम मंदिर को बनवाने में बीजेपी का बड़ा हाथ है और बीजेपी ने ही राम मंदिर बनवाए। लेकिन वहीं सवाल ये भी आ रहा है कि क्या विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, क्या राहुल गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं। क्या लग रहा है सर, राम मंदिर उद्घाटन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे राहुल गांधी? देखो, वो सनातन द्रोही हैं, वो कहाँ से जाएंगे। सनातन द्रोही को क्या लेना देना, उन्होंने तो हमेशा हिंदुओं के विपक्ष में बोले हैं, उन्होंने तो हिंदुओं का सर्वनाश ही किया है। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। उन्होंने संसद में हिंदुओं के खिलाफ ऐसे कठोर कानून बना दिए कि हिंदुओं का नाश करने के लिए उन्हें हर तरीके, वक्फ बोर्ड अधिनियम से लेकर के मंदिर, जितना भी पैसा मंदिर का है या मठों का है, वो सब सरकार के कब्जे में होना चाहिए। बहुत कानून है, एक दो नहीं है, बहुत कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाए। और उनसे कैसे उम्मीद करी जा सकती है कि वो सनातन, जो एक सनातन धर्म है, उसके एक सेवक के रूप में जाएंगे। उनसे, राहुल जी से तो कोई उम्मीद है ही नहीं किसी प्रकार की। अच्छा, अभी तो लेकिन सरकार बीजेपी की है, तो अगर ये सब किया गया पहले, तो क्या अब इसे मतलब वापस से सही क्यों नहीं किया जा रहा? 10 साल से तो बीजेपी है ना, तो आ गया ना भाई। बीजेपी की बदौलती तो बनना है। बड़ी मेहनत करी है बीजेपी ने भी, और भी सनातन के लोगों ने बहुत मेहनत की है। साधु संत हैं और बहुत लोगों का, सभी सनातनियों का सहयोग है। जो आज मंदिर 550 साल बाद जो मंदिर, राम मंदिर बनना है, सभी का सहयोग है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो 7 इंडिया अलायंस जैसे लोग हैं, इनका 1% भी योगदान नहीं है राम मंदिर बनने में। हमेशा विरोध ही किया। मैं तो इन्हें सनातन द्रोही कहता हूँ। आज जो इंडिया अलायंस से लेकर के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, सारे इंडी सनातन द्रोही पार्टियां हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस वाले हैं, वो खास करके राहुल गांधी, ये हमेशा बेरोजगारी को लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, ये ठीक है, लेकिन राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, राम मंदिर बनने से भूखमरी नहीं मिटेगी। राम मंदिर के बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जो पर्यटक 10 लाख लोग जाएंगे, वो क्या फ्री में ही जो खाना वो खाएंगे, होटलों में रहेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, बसों में जाएंगे, सबको रोजगार नहीं मिलेगा क्या? जहाँ की इकोनॉमी सबसे मजबूत, जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, उस जिले की या उस प्रदेश की जो इकोनॉमी है सबसे मजबूत होती है। थाईलैंड जैसा देश है, थाईलैंड जैसा देश तो टूर के ऊपर ही है सारा निर्भर। वहाँ टूर की वजह से उनकी इकोनॉमी इतनी बूम मचा रही है। और ये तो राम मंदिर की आप देखना, काशी में जैसे ही ये अभी जो हुआ था, काशी का सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है तेज़ी से काशी की बढ़ गई। और अपने मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर की बढ़ गई इकोनॉमी, अयोध्या की भी ऐसे ही बढ़ेगी, प्रदेश की भी बढ़ेगी। तो ये बुद्धिहीन लोग हैं, इनमें सनातन द्रोही लोग हैं। इन्हें नहीं पता कि मंदिर से कितना फायदा होने वाला है और लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसमें जो कांग्रेस के ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि बीजेपी, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जितने भी पैसे हैं वो लगातार अयोध्या में ही खर्च किया जा रहा है, राम मंदिर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो वहाँ पे अयोध्या में मतलब ये प्लेटफॉर्म सब शायद समथिंग एयरपोर्ट बना दिया गया है। तो लेकिन और भी राज्य हैं देश में, वहाँ नहीं कुछ किया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में इतना खर्चा लगातार क्यों? कौन कह रहा है जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है? कौन कह रहा है? जगह जगह आप अयोध्या से भी बड़े बड़े काम, हमारे जेवर एयरपोर्ट और यहाँ से लेकर के 100 किलोमीटर की परिधि में आप जाके देखो ना, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कोई ये थोड़ी है कि अयोध्या में ही सारा किया जा रहा है। और मंदिर को एक सरकार के पैसे से नहीं बनना, ये सनातनियों के पैसे से बनना है। किसी का कोई ऐसा नहीं है सरकार का। आप क्या मानते हैं कि मंदिर बनाने में बीजेपी का हाथ है या फिर लोगों का दबाव था, मतलब कोर्ट पे इस वजह से मंदिर का फैसला आया? नहीं, कोर्ट का, जनता का भी सरकार से दबाव था कि या तो आप कानून बना के संसद में इस मंदिर को बनवाओ या कोर्ट के द्वारा कहो कि इसे फैसले को जल्दी से जल्दी निपटाएं। तो मैं सरकार की भूमिका इसमें बहुत जबरदस्त है।
हाँ, राम मंदिर बनवाने में उन्होंने कोर्ट से कह दिया कि तारीख पे तारीख नहीं चलने वाली, आप इसका डिसीजन कीजिए, चाहे तो इधर करो चाहे इधर करो। फिर सरकार को जो है का संसद में कानून बना के मंदिर का, जैसे कि अपना जो है गुजरात में जो बनवाया था मंदिर, फिर उस तर्ज पे बनता कानून बना के संसद में। लेकिन आज जैसे कांग्रेस वाले का कहना है कि जो हमारे राजीव गांधी थे उन्होंने ही पहले शुरुआत किया था, क्योंकि उनकी ही वजह से ये मतलब अदालत में गई थी ये सारी बातें, तब जाके यहाँ पे सुनवाई होना। वो राजीव तो क्या बनाएंगे, उनके जो नाना थे राजीव जी के, उन्हें ये पता होना चाहिए। उन्होंने तो इतना प्रेशर गिरा था कि जो मूर्ति थी ने हटाओ, वहाँ के गोविंद बल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे, उन पर प्रेशर गिरा। और सी के नायर थे जो वहाँ के IAS अफसर थे, उन्होंने जो है जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि मैं जो है इसे मूर्तियों को नहीं हटने का आदेश दे सकता, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ये तो उनका नायर जी का योगदान है इसमें मंदिर बनाने में कि उन्होंने मूर्तियों को हटने नहीं दिया वहां से। और नेहरू खुद नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, जब उनके नाना ही नहीं चाहते थे तो राजीव गांधी कहाँ से चाहते कि मंदिर बने। अच्छा, मतलब कि नेहरू गांधी जो नेहरू थे वो सारे ये चाहते ही नहीं थे? कभी नहीं, नेहरू की तो बुद्धिहीन, वो तो हिंदू विरोधी था 100%। और नेहरू के लिए तो मुझे तो शर्म आती है कि वो नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक भी नहीं था। रियली बताऊं तो या तो चंद जो है जो मुख्यमंत्री बनने लायक, वो प्राइम मिनिस्टर जो बनने लायक थे भारत के, या तो बनने लायक थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या सुभाष चंद्र बोस जी थे। जी ये बताइए कि जैसे अभी बीजेपी का वक्त है, 10 साल से वो रूलिंग पार्टी में मतलब रूल कर रही है इंडिया को, लेकिन वहाँ पे राम मंदिर एक उठाया जा रहा, बहुत बड़ा ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है। तो विपक्ष ये कह रही है कि भाई तुम रोजगार पे बात करो, भुखमरी पे बात करो, इन सब चीजों पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, लेकिन आप लोग इस पे बात नहीं करते। आप लोग बस मंदिर मस्जिद के ऊपर मतलब फंसाते हैं लोग। देखो, उन्हें ये पता नहीं, उन्हें इस बात की पता नहीं है कि मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल सीटों की संख्या में 112% की वृद्धि करी है मेडिकल के क्षेत्र में। और मेडिकल कॉलेजों की जो मेडिकल कॉलेज जो बनाए गए हैं वो 85% ज्यादा इन 9 साल के अंदर बनाए गए हैं। तो उन्हें ये पता नहीं है कि कितनी जो है मेडिकल के क्षेत्र में वृद्धि की है। इसरो के क्षेत्र में आज दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत एक ऐसा इकलौता इस दुनिया में देश है। क्या ये हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की के झंडे गाड़ रखे हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि इसरो ने जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इतना बड़ा कार्य कर रखा है? उधर मेडिकल के क्षेत्र में भी इतनी सीटें बढ़ाई जा रही है, इतनी मेडिकल की सीट बढ़ाई है, इतने मेडिकल कॉलेज बढ़ाए। क्या इन्हें ये नहीं दिख रहा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब इनका जो अभी अडानी चिल्लाते रहते थे और इन पर कोई काम नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ लगा दी इनको कि अडानी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो भी विधि सम्मत कानून के अनुसार दिया, तो इनके हाथ से वो भी मुद्दा निकल गया है। अब इनके पास में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और आज की ये रिपोर्ट है कि अडानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। अच्छा। जी हाँ। एक और बात है जो इसके ऊपर बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं लगातार कि बीजेपी अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं, गरीबों के लिए काम नहीं करती है वो। मैं तो ये कहता हूँ गरीबों का अगर काम सबसे ज्यादा किया है तो बीजेपी ने किया है। एक किसान जिस पर 1 बीघे जमीन है उसे भी साल के 6,000 रुपया मिलते हैं। कभी कांग्रेस ने ऐसा किया किसानों के लिए? कभी कोई काम नहीं किया है। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। हमें पता है कि हमारे यहाँ कोई टूटी सड़कें रहती थी, गांव में कोई खरंजा नहीं होते थे, कच्ची बुरी हालत थी। आज यहाँ देखो कि मैं तो ये कहता हूँ कनॉट प्लेस से भी अच्छी जो सड़कें वो मेरे गांव की हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मोदी जी ने इतना काम किया है, कोई कर नहीं सकता। ये कैसे कह रहे हैं? ये इनके पास कोई एजेंडा मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं है। क्या किसी लायक हैं? जनता सब समझ रही है इनकी भाषा को, और इन्हें कोई भी वोट नहीं देने वाला। कोई जातिवादी ये जो मानसिकता का है उसे छोड़ के कोई भी जो देशभक्त होगा, राष्ट्रवादी मुसलमान भी होगा, वो भी बीजेपी को ही वोट करेगा। और इस पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करते, कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी उसमें लड़ाई करवाना, कभी कुछ करके ऐसे करके सारी पार्टियां। देखो ऐसा है, धर्म की राजनीति तो करने वाली कांग्रेस है और हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली कांग्रेस है। बीजेपी की जो भावना है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी वैदिक जो हमारे वेदों की धारणा है, इसी सिद्धांत पर बीजेपी करती है कि सबका साथ सबका विकास। और जो काम कर जाति देख करके, धर्म देख करके एक
काम केवल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने क्या काम किया कि सब्सिडी, हज सब्सिडी केवल किसको दी जाती थी? मुसलमानों को दी जाती थी। हिंदुओं को तो कैलाश मानसरोवर पर एक पैसा भी नहीं देते थे। तो ये पक्षपात की जो भावना है कौन कर रहा है? हमेशा कांग्रेस नहीं करी। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली कांग्रेस ही नहीं की, और तुष्टीकरण की जो राजनीति अपनाई ये केवल कांग्रेस ने अपनाई। बीजेपी तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। महंगाई के ऊपर कुछ कहेंगे, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है देश में, और उसके अलावा इसके ऊपर भी बात की जा रही है कि महंगाई बढ़ रही है। पहले सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो स्मृति ईरानी सड़क पे आ गई थी, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखो ऐसा है, जहां तक आपने महंगाई की बात की कि जब कांग्रेस के राज में 200 रुपया मिलते थे एक मजदूर को, आज 800 रुपया मजदूर को मिल रहे हैं, समझना। और 2000 रुपया कुंटल जो सरसों होती थी, आज उसी किसान से 8000 रुपया कुंटल वो सरसों खरीदी जा रही है, जो 4 गुने रेट पर। अगर महंगाई कुछ उसमें बढ़ गई है कांग्रेस के समय, तो क्या बुराई है? वो आमदनी भी तो अच्छी बढ़ी है हमारी। जो 1400 रुपया कुंटल जो मोटा धान होता था कांग्रेस के राज में, 1200 रुपया कुंटल भी जो बिकता था, आज वो 3100 से 3200 रुपया कुंटल जो मोटा धान खरीदा जा रहा है किसानों से। तो किसानों की आमदनी बढ़ रही है, तो महंगाई उसी हिसाब से देखो तो कुछ भी महंगाई नहीं है। ये इनका झूठा प्रोपेगेंडा है, और इस प्रोपेगेंडा से ज्यादा इनका कुछ भी नहीं है। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वहीं पे जितने भी विपक्ष हैं वो सारी पार्टियां एक साथ हो चुकी है। तो क्या लगता है कि ये सारी पार्टियां मिलके बीजेपी को हरा पाएगी या बीजेपी उससे मुकाबला कर पाएगी? इन्हें कोई वोट, मैंने क्या कहा, इन भ्रष्टाचारियों को जितने भी हैं सारे करप्टेड आदमी है, सब पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सब जो है का एक तरह के क्रिमिनल अपराधी हैं जितने भी इंडिया अलायंस में हैं। जनता सब समझती है कि ये जेल जाने की वजह से, अपने जिन्होंने घोटाले किए उन घोटालों से डरने की वजह से एक हुए, और इनका कोई मुद्दा नहीं है। इनकी सबकी अपनी अपनी सीट के चक्कर में इनकी अपना सिस्टम है। केवल जेल जाने की वजह से, जो घोटाले किए उनसे डर, उनसे बचने की वजह से ये एक होने की बात कर रहे हैं। नहीं, जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है। आप भ्रष्ट की बात की है, तो वहीं पे अभी जितने भी ईडी सीबीआई है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी में जो मिल जा रहा है, जैसे अजित पवार का नाम लिया जा रहा है, वो जो बीजेपी में मिल रहा है उनका सारा का सारा पाप धुल जा रहा है, लेकिन जो अदर पार्टी में है उन पे ईडी सीबीआई लग रही है। देखो, जब अजीत पवार थे इनकी पार्टी में थे, तो ये क्या कह रहे थे उस समय? अजीत पवार निर्दोष है, ये सीबीआई और ये ईडी जबरदस्ती उसे जो है दोषी ठहरा रहे, जबरदस्ती पीछे पड़े हुए। जब तो इनकी नज़र में अजीत पवार जो है बड़ा ईमानदार था कांग्रेस की नज़र में, या शरद पवार की नज़र में, या जो विरोधी है इनकी नज़र में, जब तो उसे बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे। जब उसने बाहर से समर्थन शिंदे को दे दिया, तो अब इनकी नज़र में वो बेईमान बन गया। अब इनको जनता ने अच्छी तरह से समझती है कि इनकी मूर्खता पर जो विपक्ष में बैठे हैं सब जानती है। तो इसमें ये झूठा इनका ये भी प्रोपेगेंडा है। 2024 में अभी चुनाव होने वाला है, तो सामने विपक्ष जो है उसका कोई चेहरा सामने अभी तक आया नहीं, लेकिन उसमें से जो ममता बनर्जी और केजरीवाल वो खड़गे का चेहरा सामने लाए। तो क्या लगता है कि खड़गे टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? खड़गे को तो ये भी उम्मीद नहीं है कि इनकी जो 5 सीट भी आ जाएंगी। खड़गे जैसे इनका कोई ना तो कोई व्यक्तित्व है, ना इनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना इनके नाम से कोई वोट देने वाला है। ये किसी को भी कर ले। ममता बनर्जी के बारे में पता है कि इस देश में रोहिंग्याओं को बसाने वाली है और बांग्लादेशियों को बसाने वाली ममता बनर्जी है। और उसके चुनाव काल में आपको पता है, जैसे ही वो जब इलेक्शन हुए थे तो 86 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, और इतने लोगों को मारा गया था ममता बनर्जी के समय में कि मतलब ये देश भी शर्मिंदा है इस ममता बनर्जी की वजह से। जैसे इसका शासनकाल है, आज की भी डेट है कि ईडी जब उन भ्रष्टाचारियों के यहाँ छापा गिरने गई थी, तो इन्होंने ईडी के अफसरों पर भी हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया, और आज वो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े। केवल उनका दोष क्या था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए गई थी। जहाँ ममता बनर्जी के नेताओं ने पैसा जिस कमरे में जमा कर रखा था भ्रष्टाचार का, उसको खगालने के लिए गई थी। उसे सरकारी जो, क्योंकि वो पैसा जो भ्रष्टाचार का था उसे उजागर करने गई थी, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो ये उसकी मानसिकता ममता बनर्जी की भारत की जनता को दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन टिक भी पाएगी कि नहीं पाएगी? मतलब कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक साथ रह ले 2024 तक, वही बहुत बड़ी बात है।
ये कुछ भी कर लो, देखो ये कितने ही कर लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक हो जाओ, जनता सब समझती है। पिछला जो 2019 का चुनाव था, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, जहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें ये कांग्रेस से लेकर के सब एक हुए थे, केवल अकेली बीजेपी थी और बीजेपी ने इनको धूल चटा दी। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 64 सीट अकेली बीजेपी थी और 5 सीट अखिलेश जीता था, 10 सीट मायावती और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। तो इनकी जब ये एक होकर के यूपी में लड़ लिए, मैं और आपके मध्य प्रदेश में लड़ लिए और आपके राजस्थान में लड़ लिए, तब ये कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये एक हो जाएंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और जनता इनकी सब समझती है कि सारे भ्रष्टाचारी जो इंडिया अलायंस है, सारे के सारे करप्ट, भ्रष्ट, बेईमान, देशद्रोही, सनातन द्रोही, सब ऐबों से परिपूर्ण है, भरे हुए। और गरीबों के लिए काम कर रही है ना सरकार बेसिक? बिल्कुल बिल्कुल गरीबों के लिए कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पे भाजपा सरकार काम कर रही है। ओके सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोग, अभी इनसे बात हुई तो सर ने कहा हमें कि अभी पूरी तरह से बीजेपी पार्टी लगातार बनी हुई है 2024 में, उनके ही आने का आसार है, क्योंकि जिस तरह से इनकी बातें सुनी हमने उस बात से तो यही आगाज लगाया जा रहा है कि 2024 में भी मोदी सरकार ही आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।